गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स एंड माय सीनियर्स। बहुत लंबे समय अंतराल के बाद आज फिर से हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या इन इंडिया। है क्या संवैधानिक विकास कैसे हुआ? हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसका जो बेस है, यानी मैक्सिमम पोर्शन जो हमने लिया है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया है। और उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि हम लोगों के ऊपर शासन करने वाले कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। तो बट ऑब्वियस है कि जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया उन्हीं से हमने सीख कर या जो भी कुछ अच्छा हमें लगा उस सबको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। तो अगर हम बात करें भारत के संवैधानिक विकास की, तो इसे ब्रॉडली दो पार्ट्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि अंडर ईआईसी क्या हुआ। ईआईसी से सब लोग परिचित होंगे। ईआईसी क्या होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और दूसरी बात अंडर क्राउन। ये दो बातें सबको पता होंगी। अंडर क्राउन का मतलब आफ्टर 1858। सबको याद आ रहा होगा कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, तो 1858 ऑनवर्ड 1947 एक तो ये टाइम पीरियड रहा है, और दूसरा टाइम पीरियड क्या था? अंडर ईआईसी। ईआईसी कब आई? ईआईसी भारत में कब आई? ईआईसी भारत में आई सन 1600 के चार्टर के बाद, और उससे पहले ईआईसी एग्जिस्टेंस में नहीं थी। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए, क्या वो 1600 के साथ शुरू हो गए थे? बिल्कुल नहीं। वो कब शुरू हुए? जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी होने की बजाय यहां पर एक स्थानीय शासन चलाने लगी। यानी बक्सर के युद्ध के बाद जो शुरू हुआ था 1773 ऑनवर्ड, कब तक? जब तक कि ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर नहीं किया। तो अगर हम देखें मोटे तौर पर, तो भारत का संवैधानिक विकास दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला अंडर ईआईसी और दूसरा अंडर क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। इज इट क्लियर? अब बात आती है ईआईसी की। ईआईसी कैसे बनी, कैसे अस्तित्व में आई, क्या हुआ? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे फिल्मों में हम लोग क्या करते हैं, फ्लैशबैक जाते हैं, पीछे जाते हैं, ओरिजिन को ढूंढते हैं कि कैसे ये सब डेवलप हुआ। तो ईआईसी के लिए अगर हम पीछे की तरफ जाने की कोशिश करें तो हमें एक नाम याद आता है जिसका नाम क्या था? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट, जिसका टाइम पीरियड आई थिंक सो 1558 1603 है मोटे तौर पर। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में, इसमें अगर मैं बताना चाहूं आपको, यूपीएससी से अगर क्वेश्चन आए सिर्फ संवैधानिक विकास के बारे में, तो आप बिल्कुल भी इतना गहरे नहीं जाएंगे। आपको प्रश्न को वहीं से उठाना है जहां से आयोग पूछता है, और वहीं खत्म करना है जहां तक वो पूछता है। आपको और खुदाई नहीं करनी है। ये खुदाई क्यों हो रही है? आप लोग समझ सकें, क्योंकि ये प्रशिक्षण का दौर है, उसमें आप कितना भी पढ़ सकते हैं, कितना बियॉन्ड जा सकते हैं। और ये कहानी मैं सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग से ये कहानी ना उतरे। इज इट क्लियर? क्योंकि जो भी आप इंडिया में देख रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं यूरोप में हो रहा था, और उसके कारण उसका इंपैक्ट आपको इंडिया में दिखाई देता है। चलिए वापस आपको जोड़ रहा हूं इसमें। एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट, जिसे कि वर्जिन क्वीन कहा जाता है। वर्जिन क्वीन का मतलब इनकी शादी नहीं हुई, इनका कोई बच्चा नहीं था। इज इट क्लियर? मैरी फर्स्ट, जो इनकी हाफ सिस्टर थी, उनके बाद ये रानी
बनने की रेस में थी। साथ ही आपने नाम सुना होगा स्कॉटलैंड का, तो मैरी ऑफ स्कॉट्स, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स जो थी, यानी स्कॉटलैंड की जो रानी आप कह सकते हैं, जिनकी परवरिश स्पेशली कहां हुई, फ्रांस में हुई। तो मैरी स्कॉट के साथ इनकी प्रतिद्वंदिता चल रही थी और इस प्रतिद्वंदिता में एलिजाबेथ बाजी मार गई। रीजन क्या था कि मैरी ऑफ स्कॉट लगातार षड्यंत्र करती थी एलिजाबेथ को एलिमिनेट करने के लिए, और एलिजाबेथ सारी कॉन्स्पिरेसीज करती थी मैरी ऑफ स्कॉट को रास्ते से हटाने के लिए। इज इट क्लियर? एक और बात बता, मैरी ऑफ स्कॉट को कैथोलिक्स का सपोर्ट था और ये एलिजाबेथ को प्रोटेस्टेंट का। इज इट क्लियर? दोनों के बीच में राइवलरी थी, दोनों गद्दी को पाना चाहती थी, दोनों की कोशिशें जारी थी। लेकिन हुआ क्या कि जो असैसिनेशन का अटेम्प्ट था बेबिंगटन के द्वारा, उसमें मैरी ऑफ स्कॉट का नाम आ गया, क्योंकि स्कॉटलैंड से वो तभी भाग करके इंग्लैंड आई और यहां पर इम्प्रिजन कर दी गई। बाद में उन्हें टावर में रखा गया और उनको आई थिंक 1558 के आसपास, यस, क्या किया गया, मार दिया गया, मतलब रास्ते से हटा दिया। उसके बाद एलिजाबेथ अकेली वारिस थी उस वक्त, जो क्वीन बनने की रेस में सबसे आगे, और वो बन गई। अब बात आती है कि ये चार्टर क्यों आया। जो 1600 में एक चार्टर आया जिससे कि 1600 से 1615 तक ईस्ट जो लैंड्स थे उन पर व्यापार करने का अधिकार ईआईसी को मिल गया। एक्चुअली जो स्पेन था उस वक्त, स्पेन मेरीन फील्ड के मामले में, यानी कि नौसेना के मामले में सबसे स्ट्रॉन्ग एक उसके पास नौसेना थी, और सबसे बड़ा बेड़ा उसका जो था, आर्मेडा था, उसको इन्होंने डिफीट कर दिया था एलिजाबेथ ने। क्योंकि जो फिलिप थे वो भी कैथोलिक थे और वो अपना उन्होंने एक फ्लीट भेजा, एक आर्मेडा भेजा, जिसको इन्होंने मैरी ऑफ स्कॉट के जो आर्मी थी, सॉरी नौसेना थी, उसने क्या किया, उसको डुबा दिया। उसके बाद इनकी जो नौसेना थी वो पूरे विश्व में एक स्ट्रॉन्ग नेवी के रूप में सामने आई। दूसरी बात, पार्लियामेंट का इनके ऊपर लगातार प्रेशर था कि ये शादी करें, लेकिन कोई भी कॉम्प्रोमाइज डेवलप नहीं हो रहा था और बाकी के स्टेट जो थे यूरोप में, जो बाकी कंट्रीज थी, वो ग्रो कर रही थी। तो कहीं ना कहीं एलिजाबेथ को अपने शासन को संभालने के लिए कुछ नए रिसोर्सेज की तरफ देखना था। तो उन्होंने जो महत्वाकांक्षी व्यापारी वर्ग था, जो नए सपने दिखाता था नए राजवंशों को, कोई कहता था कि आपकी ध्वजा, आपकी जो पताका है वो पूरे विश्व में फैलेगी, कोई कहता था कि आपका जो धर्म है, जो क्रिश्चियनिटी है, उसको पूरे वर्ल्ड में फेमस किया जाएगा इन अभियानों के द्वारा, या इसी तरह की बहुत सारी बातें, जिनके चलते बाकी के देश भी लगातार कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कोशिश हो चुकी थी, आप जानते हैं, आपको पता होगा, पोर्तुगीज के द्वारा, स्पेन के द्वारा, इन सब लोगों ने लगातार नए नए अन्वेषक मार्केट में भेजे हुए थे। इज इट क्लियर? तो अब बारी थी एलिजाबेथ की, क्योंकि वो शादी नहीं कर रही थी, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप के द्वारा स्ट्रेथन करने की बजाय उन्होंने फ्रेंडशिप के बेसिस पर अपनी जो नौसेना है, अपनी जो सेना है, उसको उन्होंने क्या किया, एम्पावर किया। और पहली बार एक ऐसी लेडी जिसने शादी नहीं की और उसने बताया कि लेडी क्या कुछ कर सकती है, ये चीज, ये स्ट्रेंथ शो करने वाली कौन थी? एलिजाबेथ फर्स्ट ही थी। और 1600 से, मैं बहुत डीप नहीं जाता हूं, बहुत लंबी कहानी, अगर मैं इसी को करता रहा तो ये सब रह जाएगा, कभी बाद में उसको हम एंटरटेन करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं, तब इन्होंने 1600 में एक चार्टर दिया 15 सालों के लिए ईआईसी को, कि वो अपने ईस्ट की तरफ जो भी लैंड है वहां पर व्यापार कर सकते हैं। ये एक अधिकार था जिसे बाद में एक्सटेंड करते रहे। कब तक? 1813 चार्टर तक। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं 1773 की,
जो पहला चार्टर आया था, अगर किसी को याद हो तो वो चार्टर कौन सा था? उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट से आप क्या समझते हैं? रेगुलेटिंग का मतलब, रेगुलेटर तो खैर सबको पता होगा। रेगुलेटर मतलब जो रेगुलेट कर सके, जैसे पंखा, पंखे का रेगुलेटर। आप चाहें तो उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। तो कंपनी जो भारत में शासन की स्थिति में थी, उसे नियंत्रित करने के लिए पहला प्रयास जो हुआ वो 1773 में हुआ, जिसका नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। इज इट क्लियर? शुरू करते हैं। अब हम लोग इंग्लैंड की धरती से वापस भारत में आते हैं, क्योंकि हमें भारत का ही संवैधानिक विकास पढ़ना है। तो 1600 में कंपनी बनी। भारत में आने वाले लोगों का एक क्रम है, आपने पढ़ा ही होगा टॉमस रो के बारे में, विलियम हॉकिंस और बहुत सारी बातें, लेकिन मैं वो सब नहीं बता रहा, उसके लिए अलग सेशन होगा। अभी हमारा काम संवैधानिक विकास की तरफ है। तो थोड़ा सा इंडिया में भी हल्का सा पीछे जाना पड़ेगा हम लोगों को, और हमें जाना पड़ेगा कहां पर? 1764 के पास। 1764 क्या हुआ था सबको पता होगा, बक्सर वॉर, बक्सर का युद्ध या बक्सर की लड़ाई, जो भी आपको पता। बक्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट है, जिसने ये क्लियर कर दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है इंडिया में। रीजन, यहां पर लड़ाई लड़ने वाले लोग कौन थे याद है आपको? मुगल सम्राट, जिन्हें हम शाह आलम कहते हैं, शाह आलम सेकंड, एक बड़ी शक्ति, मुगल शासन, बड़ी बातें, सबसे बड़ी ताकत, मुगल एम्पायर, नाम शाह आलम द्वितीय। सेकंड, अवध, एक बहुत बड़ा राज्य, और नवाब का नाम शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता हूं, बट आप समझें ये शुजाउद्दौला है और ये शाह आलम है। ये अवध का नवाब है, जो एक बड़ी ताकत था उस वक्त। दोनों शक्तियों को हरा दिया गया 1764 में, और दोनों के हारने के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। आई होप सो शायद 12 अगस्त कब हुई थी? 1765 में। और ये जो संधि हुई, इस संधि से क्या हुआ? दोनों से अलग संधि हुई थी, मुगल सम्राट से अलग और अवध के नवाब से अलग। दोनों अब पेंशनर हो चुके थे। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर थे, अपने टाइटल खो चुके थे। इन्हें शाह आलम साहब को 26 लाख रुपए दिए गए पेंशन के रूप में, 26 लाख, और इनसे ले लिया गया एक शाही फरमान। और शाही फरमान में क्या मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी मिल गई। क्या मिल गई? तीनों क्षेत्रों की, जो बहुत मूल्यवान क्षेत्र थे, उनकी दीवानी इन्हें मिल गई 26 लाख रुपए की पेंशन की एवज में। अब ये क्या हो गए? अब ये व्यापारी कंपनी नहीं रहे, अब ये कर वसूलते थे भूमि से। तो ये भी उसी तरह से हो गए थे जैसे मराठा, हैदराबाद के निजाम, या वो सब ताकतें जो यहां के लोगों से राजस्व की वसूली करते थे। तो अब ये एक स्थायी ताकत के रूप में उभर गए थे। कौन? ईआईसी। तो अब इनका व्यापारी कंपनी का फेज खत्म, अब ये शासक की भूमिका में आ चुकी है। और किसको रिप्लेस करके? वहां की सबसे बड़ी ताकतों को, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला अवध। इज इट क्लियर? तो बैकड्रॉप में ये बातें समझनी जरूरी थी। तो इस 1765 के बाद इन्हें काफी ताकतें मिली, लेकिन हुआ क्या? 1765 और 1772, इस 7 साल के पीरियड में क्या हुआ? समझाता हूं क्या हुआ।
इन्होंने दोहरी शासन व्यवस्था का इस्तेमाल किया और एक बढ़िया मुनाफा कमाते हुए बहुत अच्छा पैसा ये कमा रहे थे। और आई होप सो कि शायद 40 लाख पाउंड जो है इन्होंने अर्निंग की थी 1767 की इनकी वार्षिक आय इतनी थी, जिसे देखकर ब्रिटिश कैबिनेट को लालच आया और उन्होंने फ्लैट 40 लाख का फ्लैट 10% डिमांड किया कंपनी से कि इतना हमको चाहिए आपके इस मुनाफे से। ये पहला हस्तक्षेप था ब्रिटिश कैबिनेट पर इंडिया के अंदर। इज इट क्लियर? ओके। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इन 7 सालों में 65 से लेकर 72 के बीच में हुआ ये कि कंपनी के जो नुमाइंदे थे यानी जो काम करने वाले थे, उन्होंने कंपनी को तकरीबन खत्म कर दिया। उसका जो बचत थी, उसकी जो व्यापार था, उसको श्रिंक कर दिया और अपने निजी व्यापार इतने ज्यादा किए कि वो खुद मुनाफा कमा रहे थे और कंपनी क्या हो गई? घाटे में चली गई। और कंपनी के डायरेक्टर्स को डिमांड करना पड़ा ब्रिटिश कैबिनेट से कि हमें ऋण दीजिए कि हम सरवाइव कर सकें। तो क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों? 1767 में जब वो 40 लाख पाउंड कमा रहे थे तो ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से कंपनी को ऋण लेना पड़ गया? ये बताता है कि भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरह से व्याप्त था और यह बात क्लियर हो गई कि बड़ी बेतरतीब तरीके से शासन को चलाया जाता है। इसीलिए ब्रिटिश कैबिनेट ने 1773 में किसको इंट्रोड्यूस किया? रेगुलेटिंग एक्ट को। अब आपको कम से कम यह क्लियर हो गया कि रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ क्या। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट में इन्होंने यह किया कि जो पहले 500 पाउंड के शेयर होल्डर्स थे उनको रिप्लेस करते हुए 1000 शेयर होल्डर वाले जो डायरेक्टर्स थे उनको अपॉइंट किया गया। और डायरेक्टर्स का जो कार्यकाल रखा गया वो कितना रखा गया? वो रखा गया 4 इयर्स। और हर साल 1/4 डायरेक्टर्स को हटा दिया जाता था, उनके प्लेस पर नए डायरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते थे। पहला काम। दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा काम यह हुआ कि बंगाल के अंदर जो गवर्नर था उसे बना दिया गया क्या? गवर्नर जनरल। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। नाम क्या है उनका? सबको पता होगा ये तो, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग्स। उसकी 4 सदस्यीय एक काउंसिल बनाई गई। उस काउंसिल में 4 लोग कौन थे? एक नाम है क्लेवरिन। क्या नाम है? क्लेवरिन, मॉनसन और फिलिप फ्रांसिस। ठीक है, क्लेवरिन, मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस और एक और थे, अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा मुझे। वन मोर इज देयर। इज इट क्लियर? ओके। और यहां जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की मैंने बात की, इसके बाद ये काउंसिल आपको क्लियर हो गई? अच्छा, अब सैनिक और असैनिक दोनों ही शासन किसको संभालने थे? इस काउंसिल को संभालने थे। ठीक है, अब ये जो काउंसिल थी, इस काउंसिल को यह भी अधिकार दिया गया कि अगर जरूरत पड़े तो बॉम्बे और आपका जो मद्रास की प्रेसिडेंसी है तो वहां का अधीक्षण भी कर सके, यानी सुपरविजन भी कर सके अगर रिक्वायर्ड हो तो। अच्छा, 1774 में जो फोर्ट विलियम था वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट भी डेवलप किया गया। क्या डेवलप किया गया? सुप्रीम कोर्ट, यानी न्याय की सुप्रीम बॉडी। यहां पर 4 न्यायाधीश रखे गए। एक न्यायाधीश का आपने नाम सुना होगा, एलिजा इम्पे। ये मुख्य न्यायाधीश थे और इनके अलावा 3 और न्यायाधीश रखे गए। ठीक है,
तो मोटे तौर पर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें ये सब चीजें हुई, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो पॉलिसी इस्तेमाल की उसे कहा जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड। इज इट क्लियर? तो मोटे तौर पर ये बातें रेगुलेटिंग एक्ट से बिलोंग करती हैं। कुछ चीज छूट गई होंगी तो मैं नए सेशन में इसको बता दूंगा। आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसे देखने के लिए, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।